हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निपथ स्कीम के अंडर में 1/2025 के लिए अग्निवायु का इंटेक का जो भर्ती निकाला गया है उसका नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। उसका क्या क्राइटेरिया होगा, एज लिमिट वगैरह क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा, और ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इन्वाइट किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप सभी को पता होगा अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल के लिए अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। और उनके लिए एप्लीकेशन ये निकाला गया है अग्निवीर वायु इंटेक 1/2025 के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत इसको निकाला गया है। रजिस्ट्रेशन 17 जनवरी से शुरू होने वाला है, 6 फरवरी 2024 तक चलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट 17 मार्च 2024 के बाद से ही मतलब होगा ऑनवर्ड्स। देखिए 17 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है और 17 मार्च के बाद से ही होगा, मतलब उससे पहले नहीं, 17 मार्च से होगा। और एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फिल बाई ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपको फिल करना है। आगे हम लोग मतलब देखते हैं क्या क्या इसमें इस साइट पे जाना होगा आपको, agnipatvayu.c.in इस पे जाना है। अग्निवीर वायु इंटेक 1/2025 का नाम दिया गया इसको। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 बजे 17 जनवरी को मतलब शुरू होगा 2024 में, और 23 मतलब 11 बजे रात को 6 फरवरी 2024 को लास्ट होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को भर लेना है जितना जल्दी से। यहाँ देखिए लिखा अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में भर लेना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, डेट बढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में आपको भरना है इसका एप्लीकेशन। और आगे एज के बारे में हम लोग देखते हैं तो 2 जनवरी 2004 से और 2 जुलाई 2007 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिनका इन्हीं डेट्स को है, जैसे 2 जनवरी 2004 को या फिर 2 जुलाई 2007 को ही है जिनका डेट ऑफ बर्थ, वो भी फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, मतलब जिनका इन डेट्स पे जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है यही डेट, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस की अगर बात किया जाए तो आगे ही मैंने बताया कि अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मेल या फीमेल। और फिर अब देखिए आगे हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट आप 10+2 किए होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए डिग्री विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें एग्रीगेट मार्क मतलब 50% चाहिए, मतलब तीनों मिलाकर मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश में मिलाकर 50% होना चाहिए। और इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए। इंग्लिश रिक्वायर्ड होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा एयरफोर्स में, तो 50% इंग्लिश में होना ही चाहिए। और फिर एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। ऐसे ही मतलब डिप्लोमा अगर कोई किया हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन वगैरह टेक्नोलॉजी में, तो उसमें 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए सब सब्जेक्ट में। और इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें 50% अलग से होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश आपका अलग से सब्जेक्ट नहीं था आपको डिप्लोमा में, तो इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन होना चाहिए था इंग्लिश, और जिसमें कि 50% उसमें भी होना चाहिए। तो इंग्लिश में 50% चाहिए होता है, ठीक है। अलग से सारा सब्जेक्ट में 50% चाहिए, लेकिन इंग्लिश में भी अलग से 50% चाहिए होता है, ठीक है। या फिर अगर आपने ना ही डिप्लोमा किया ना ही 12th किया हुआ है, तो आप किसी वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं, जैसे बहुत सारा ऑक्यूपेशन वाला कोर्स होता है, व्यवसाय वगैरह का कोर्स होता है, तो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है वोकेशन के रूप में, तो उसमें 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए और इंग्लिश में 50%। और इंग्लिश आपका नहीं है वोकेशन में, तो इंटरमीडिएट या मैट्रिक में, मतलब इंटर में या मैट्रिक में आपका इंग्लिश होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में स्पेशल। वैसे अगर जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स वाले जैसे, तो उनके लिए यही है कि 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट है उनका, जैसे आर्ट्स में ही जो हिस्ट्री वगैरह सारा सब्जेक्ट होता है 12th में, वो सब चीज़ होना चाहिए। या फिर मतलब और फिर इंग्लिश में होना चाहिए 50%। और अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो मैट्रिक में आपने इंग्लिश लिया होगा तो उसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें भी अगर आप किसी प्रकार का वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं तो उसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए सारा सब्जेक्ट में एग्रीगेट करके। और अगर इंग्लिश आपने नहीं लिया हुआ है तो 10th में ये मतलब मैट्रिक में आपका 50% इंग्लिश होना चाहिए, मतलब 12th या फिर 10th इन दोनों में से किसी एक में इंग्लिश होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम मेडिकल की बात कर सकते हैं, मतलब हाइट वेट वगैरह की। तो हाइट के लिए मेल कैंडिडेट्स का हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम हाइट वही है। और फीमेल्स के लिए 152 152 सेंटीमीटर
और नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन्स के जो उत्तराखंड वाले लोग हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर केवल रखा गया है। इसमें हाइट वगैरह उतना नहीं होता है, सिंपल होता है, मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं इसमें। और लक्षद्वीप के लोगों के लिए 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर रखा गया है। वेट की बात करें तो वेट बस मतलब फिट होना चाहिए प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, ठीक है, मतलब सिंपल फिट होना चाहिए, आपका हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर मेल्स का चेस्ट होना चाहिए। और जब इन्फ्लेट करेंगे मतलब आप जब हवा भरेंगे अपने चेस्ट में तो उस 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन आना चाहिए, ठीक है। और आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं। इसमें लिखा हो एनुअल लीव, जो आपको मतलब जो भी आपका जॉब में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा उसके लिए बताया गया। 30 डेज़ पर ईयर दिया जाएगा आपको एनुअल लीव। और फिर लीव वगैरह ट्रेनिंग वगैरह के बारे में यहाँ बताया गया, वो आप पढ़ सकते हैं एक बार। और फिर जो आपका पेमेंट वगैरह होगा, कितना आपका वेतन होगा उसके बारे में बताया गया। फर्स्ट ईयर में 30,000 होगा, लेकिन इन हैंड आपको 21,000 ही मिलेगा। 9,000 जो है आपका कॉर्पस फंड जो बना हुआ था उसमें चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये स्कीम निकला था तो सबको पता ही है, उस समय इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया था। तो इस फंड में जमा होता रहेगा आपको। फिर सेकेंड ईयर में आपको इन हैंड 23,000 मिलेगा, और थर्ड ईयर में 25,500, और फिर फोर्थ ईयर में 28,000 के लगभग मिलेगा आपको सैलरी। और पूरे 4 ईयर के दौरान आपका फंड में जमा होता रहेगा, और उतना ही पैसा सरकार के द्वारा ही उस फंड में जमा होता रहेगा। और फिर एक्सीड के समय जब आपका मतलब ड्यूरेशन ख़त्म होगा तब आपको 10 लाख के लगभग आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ये पहले से आप सभी को पता ही होगा। और फिर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पहले फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों। और इसमें एडमिट कार्ड इसका 48 से 72 घंटे पहले यानी 2-3 दिन पहले आपको भेज दिया जाएगा आपके ईमेल पर, ठीक है। तो ईमेल ऐसा देना है फॉर्म फिलिंग के समय जो कि रनिंग हो, मतलब चालू हो, ठीक है। और एडमिट कार्ड में ही आपका बता दिया जाएगा जैसे उसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। एडमिट कार्ड पे सारा इन्फॉर्मेशन आएगा और उसका प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कलर प्रिंट आउट, एंड एग्जामिनेशन सेंटर तक लेके जाना है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे इंग्लिश और हिंदी में, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर, मतलब इंग्लिश पेपर तो इंग्लिश में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है वो। तो टू ब्रिंग 1 ब्लू या ब्लैक पेन, मतलब ब्लू या ब्लैक पेन आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना होगा। और ओरिजिनल आधार कार्ड दोस्तों, ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कई लोग ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लेके गए होते हैं तो एग्ज़ाम से निकाल भी दिया जाता है बहुत बार, ठीक है। और जिनका साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए देखिए यहाँ बताया गया कि टोटल ड्यूरेशन आपका 60 मिनट का होगा। और फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों पूछा जाएगा, जो कि 10+2 लेवल का CBSE के सिलेबस के अनुसार होगा, ठीक है। 12वीं के CBSE के सिलेबस के अनुसार होगा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश पूछा जाएगा, साइंस सब्जेक्ट जिनका होगा। और जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं होगा उनके लिए 45 मिनट का ही सिर्फ एग्जाम होगा। इंग्लिश और फिर रीजनिंग, इन दोनों का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होगा। 10+2 मतलब 12वीं लेवल का CBSE के लेवल से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो दोनों भर सकते हैं, जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो दोनों भर सकते हैं, साइंस वाला भी और अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला भी। तो मैं तो कहूँगा कि दोनों ही भर दीजिए, क्योंकि बढ़िया रहेगा, जितना ही अधिक आपका सीट मिल सकता है, मतलब ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी होगा होने का। तो दोनों आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए 85 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 85 मिनट्स मतलब 1 घंटा और 25 मिनट का एग्ज़ाम होगा। उसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये पूछा जाएगा आपका 12वीं CBSE के सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो मतलब इन्हीं दोनों को मिला के एक तरह से आपका 85 मिनट का कर दिया है कम समय में ही, मतलब अगर आप दोनों फिल किए हुए रहेंगे तो। और फिर मार्किंग पैटर्न होगा कि 1 मार्क फॉर एवरी आंसर, या मतलब सही आंसर के लिए। और फिर नहीं फिल कीजिएगा कोई आंसर तो 0 मार्क्स, और फिर अगर गलत होगा आंसर तो 0.25 मतलब 1/4 मार्क आपका कम होगा, ठीक है, 1 कोना मार्क आपका कम होगा, ठीक है। और फिर फेज़ 1 का एग्ज़ाम ऐसे होगा, और फेज़ 1 के बाद मतलब मेडिकल होगा फेज़ 2 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेज़ 2 का यहाँ डिटेल दिया हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप। इसका मेन पॉइंट हम बता दे रहे हैं। तो फिटनेस टेस्ट होता है फेज़ 2 में। फेज़ 3 में दोस्तों मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। फेज़ 2 में फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट के अंदर करना होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहे हैं हम, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर का रन, ठीक है। और फिर मेल कैंडिडेट के लिए जो है 10 पुशअप करने होंगे 1 मिनट में। और फिर 10 मिनट आपका जो आप दौड़े ना 1.6 किलोमीटर, उसके 10 मिनट के बाद ये सब करवाया जाएगा, ठीक है। 10 पुशअप करवाया जाएगा, 1 मिनट में आपको 10 पुशअप करना होगा मेल कैंडिडेट के लिए। और 10 सीटअप करना होगा
1 मिनट में, ठीक है, 10 सीटअप। और वो भी आपको मतलब 2 मिनट के बाद करवाया जाएगा। जब आप पुशअप कर लीजिएगा तो उसके 2 मिनट बाद 10 सीटअप करवाया जाएगा 1 मिनट में। और फिर उसके 2 मिनट बाद 20 स्क्वाट करवाया जाएगा, जिसको बैठक बोलते हैं। तो वो 1 मिनट के अंदर करना होगा, मतलब सब 2-2 मिनट के अंतराल पे। दौड़ के 10 मिनट के बाद इसको करवाया जाएगा और 2-2 मिनट के अंतराल पे करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 मिनट्स और 10 मिनट्स यहाँ पे लिखा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 सीटअप करना होगा 1 मिनट और 30 सेकेंड में, वो भी 10 मिनट के बाद, दौड़ के 10 मिनट बाद। और फिर 15 स्क्वाट करना होगा 1 मिनट में सिर्फ, वो 2 मिनट बाद, ठीक है, सीटअप के 2 मिनट बाद। तो ऐसा फिजिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद फेज 3 का एग्ज़ाम होगा जो कि मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल एग्जाम में ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे सारा आपको ले जाना होता है पेपर वगैरह। फिर हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या ज़रूरत चाहिए। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, रिसेंट कलर वाला फ़ोटो चाहिए आपको, जो कि दिसंबर 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब रिसेंट फ़ोटो मांगता ही, आपको पता ही है एयरफोर्स वगैरह में। तो साइज़ 10 से 50 के बीच में होना चाहिए उसका, ये ध्यान रखना। 10 से 50 के जब आप बनाएं फ़ोटो तो वो बना लीजिएगा उसी हिसाब से, ऑनलाइन जब बनेगा तो। उसके लिए हमारे चैनल वीडियो डाला हुआ है। और होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट, मतलब काला स्लेट पे आपका अपने चेस्ट के पास मतलब रखना है, उस पर लिखा होना चाहिए डेट ऑफ फोटोग्राफ और फिर नाम, जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर, नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, और फिर जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए वाइट चौक से, ठीक है। और आगे दोस्तों देखते हैं कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी चाहिए होता है, उसका इमेज लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन। तो आप दुकान पे जहाँ खिंचवाइएगा वहीं पे फ़ोटो जहाँ लीजिएगा वहीं पे आप इसका भी थंब इम्प्रेशन लेकर फ़ोटो रख सकते हैं अपने फ़ोन में, और फिर इसको अपलोड करना मतलब होगा जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे। फिर सिग्नेचर का भी चाहिए होगा, जो कि 10 से 50 ये भी चाहिए होगा, थंब इम्प्रेशन भी और सिग्नेचर भी 10 से 50 के बीच में। और फिर अगर आपका 18 साल से कम उम्र है तो कैंडिडेट्स फादर्स या मदर्स, मतलब गार्जियन का आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, ठीक है, कम उम्र है तो इस प्रकार से चीज़ें हैं दोस्तों। और 17 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना है। 550 रुपये आपका एग्जामिनेशन फी लगा, प्लस GST, मतलब सबके लिए लगा और सबको एग्ज़ाम देना है, मतलब इसमें सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 17 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था 17 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है। और जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए तो हम लोग इस चैनल वीडियो डाल देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर पूछिए, हम लोग उसका जवाब देंगे, या फिर और ज़रूरत हुआ तो उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।